जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 24वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले और पेट वाले इस सीरीज को देख सकते हैं और इस लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। बेटा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक कौन है। बेटा ऐसे लेखक का नाम बताओ या उस लेखक का नाम बताओ जिनका संबंध आपके छायावादी युग से है। सो राइट आंसर बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं बेटा बहुत पूछी जाती है। इनकी रचना आपको अतीत के चलचित्र मिलेगी। ठीक है, अतीत के चलचित्र इनकी रचना है, बहुत पूछी जाती है। स्मृति की रेखाएं बहुत पूछी जाती है। स्मृति की रेखाएं इनकी रचना है। ठीक है, रेखाएं। श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत पूछी जाती है। श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी रचना है बेटा। ठीक है, और यामा बहुत महत्वपूर्ण है। यामा के लिए बेटा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर प्रश्न दिया गया है कि जिसे प्रमाण के द्वारा आप सिद्ध ना कर सकें उसे आप किस नाम से जानेंगे। अगर प्रमाण से आप सिद्ध कर दोगे ना तो बेटा प्रमेय होगा। खूब हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसे प्रमाण से आप सिद्ध कर दोगे वो प्रमेय होगा। जिसे प्रमाण से नहीं सिद्ध कर पाओगे तो आ लगा देंगे, नकारात्मक हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। तो अप्रमेय बेटा आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जिसे आप प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते उसे हम अप्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते बेटा। अगला सवाल दिया गया है पॉकेट मार। एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर कौन सा समास है। समास बेटा आपके दो शब्दों का या फिर दो पदों का मेल होता है। दो शब्दों का या दो पदों का मेल होता है। तो बेटा समास आपके क्या है, दो शब्दों या दो पदों को मिलाकर के एक नया सार्थक शब्द बन करके तैयार होता है, वो बेटा आपका समास होता है। डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। पॉकेट मार को अगर हम बेटा तोड़ देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला। तो पॉकेट को मारने वाला अर्थात जेब कतरा जिसे आप बोलते हो, जेब को कतरने वाला, पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ पर बेटा ये जो को है ना ये आपके तत्पुरुष समास में आता है। किसमें आता है बेटा, तत्पुरुष समास में आता है। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास के बेटा कई भेद हैं। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो है, ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो तत्पुरुष समास में बेटा क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वो बेटा आपका कौन सा होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से अब सही होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वो आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास में बेटा जब हम विग्रह करते हैं ना तब हमें एक्चुअली समझ में आता है कर्मधारय को आपके जो है तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसी भाग में रखा जाता है। वो बात अलग है कि इसे हम अलग अध्ययन करके देखते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में बात करें तो जब बेटा मैंने इसका विस्तार से पूरा वीडियो समास का बनाया ना उसमें मैंने क्लियर किया है कि कब इसको अलग रखोगे, कब साथ में रखोगे, कैसे क्या है सब कुछ। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है बेटा, पूर्व पद अव्यय होता है। जिस समास में पूर्व पद क्या होता है बेटा, अव्यय होता है, साथ ही साथ में अव्यय की क्या होती है बेटा, प्रधानता होती है, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है बेटा, 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। मतलब कोई मूल शब्द दिया गया है और मूल शब्द में आप क्या करोगे बेटा, विकार पैदा कर लोगे और विकार पैदा करने के बाद बनेगा कौन, आपकी क्रिया बनती है। ठीक है, तो उसे आप किस नाम से जानोगे। तो बेटा मूल धातु में विकार पैदा करोगे उसके बाद आप क्रिया बना लोगे। तो इसका जो राइट आंसर है उसे बेटा हम यौगिक धातु के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया बेटी क्या होती है, जो आपका कर्ता कुछ कर रहा है ना, वाक्य में जो कुछ भी उठावा धरी वाला काम हो रहा है, मतलब करने वाला ना करने वाला जो कुछ भी काम हो रहा है, ये सारे काम के बारे में एक्चुअली क्या कर्ता कर क्या रहा है, ये जो कुछ भी बताने का काम करता है वो आपकी क्रिया करती है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस प्रकार का कवि माना जाता है, अवसरवादी, भाग्यवादी, क्रांतिकारी या फिर पलायनवादी। 5 नंबर का सवाल है। तो राइट आंसर बेटा इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं क्रांति झलकती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है आपके दो व्यंजनों से मिल करके बना हुआ है, तो वो पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो छा छत्री भी बेटा दिया गया है। तो ये आपके का से भी बना है और आपके षटकोण से, दोनों से मिलकर के बना हुआ है। सो ये तो आपका संयुक्त रहने वाला है। तराजू है बेटा आपके ता और रा से मिलकर के बना है, तो ये भी आपका है। ज्ञानी आपकी जो है किससे बना हुआ है, जा और इया से बना है, जा और इया से मिलकर के बनी है। सो ये भी आपकी संयुक्त है, लेकिन ये षटकोण जो है किसी से संयुक्त होकर नहीं बना। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम
किस भाषा की साहित्यकार है, मतलब कह रहा है अमृता प्रीतम का संबंध एक्चुअली किस भाषा से है, इनकी जो रचनाएं हैं एक्चुअली वो किस भाषा में की गई हैं, उर्दू, पंजाबी, हिंदी या फिर सिंधी। 7 नंबर का सवाल है। राइट आंसर बेटा पंजाबी, अर्थात कहने का मतलब है ना पंजाबी साहित्यकार है आपकी अमृता प्रीतम जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है बेटा, बलराम का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है बेटा समान अर्थ देने वाले, ठीक है। समान अर्थ देने वाले जो भी शब्द होते हैं वो आपके पर्यायवाची होते हैं। बलराम को तो जानते हो, बलराऊ, बलदाऊ का नाम जानते हो ना, कृष्ण बलदाऊ है ना, वही कर। बलराम का अब यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन आपसे जो है पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची एक्चुअली कौन सा है बेटा। बलराम को बलभद्र बोला जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बलराम का पर्यायवाची बेटा बलभद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी, मतलब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब आपकी जो है मान्यता दी गई थी। 15 सितंबर 1950, 1950 में तो दी नहीं गई थी, ठीक है। 15 सितंबर 1949 में भी, 1949 में तो दी गई थी लेकिन 15 सितंबर को नहीं दी गई थी। 14 सितंबर 1950, 1950 में नहीं दी गई थी। 14 सितंबर 1949 इज़ द राइट आंसर। इसीलिए बेटा क्योंकि हिंदी को आपके संविधान में मान्यता दी गई थी, इसीलिए हम क्या करते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर भारतीय स्तर पर बात करें तो भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा, 14 सितंबर को। लेकिन अगर यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये बेटा हम मनाने का काम करते हैं 10 जनवरी को, ठीक। वैश्विक स्तर पर हिंदी की पहचान को बढ़ाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस बेटा 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बेटा 9 का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मेरी सच में बिल्कुल कामना है कि आप जुग जुग जिए, खूब रिकॉर्ड तोड़ें, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हो इच्छा वाली बात है, मेरी इच्छा है कि जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो लिखो, जो मन चाहा तुम सर्विस सोचते हो वो प्राप्त करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा इच्छावाचक हो जाएगा। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इच्छा पर आधारित जो वाक्य होते हैं जिसमें इच्छा कहीं ना कहीं प्रदर्शित की जाती है वो आपके इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। निषेधवाचक में बेटा क्या होता है, नकारात्मकता का भाव होता है। यहाँ पर आपको जो है नकारात्मकता का भाव देखने को मिलेगा, मतलब कह रहा है वह नहीं जाता, वह नहीं खाता, वह नहीं आता, इस तरीके से। विस्मय होता है मतलब आश्चर्य की अवस्था होती है, विस्मय की अवस्था होती है, वहां पर आपका विस्मयवाचक होता है। प्रश्नवाचक में आपसे क्या किया जाता है बेटा, प्रश्न किया जाता है। डेडिकेटेड वीडियो सब टॉपिक पर अवेलेबल है, जाकर के आप हिंदी के प्लेलिस्ट में बेटा देख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बेटा पेड़ खड़ा हुआ है, ये आपका पेड़ खड़ा हुआ है, ये आपका खड़ा हुआ है और एक पत्ता क्या हुआ यहाँ से टूटता है और ये आपका गिरा, एग्जैक्ट पत्ता तो नहीं होगा, जैसा ही काम चलो ये अलग हो गया इससे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेड़ से पत्ता एक्चुअली अलग हो गया है। अलग का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर अलगाव की अवस्था आई हुई है और अलगाव की अवस्था जहाँ पर होती है वहाँ पर बेटा आपका अपादान कारक होता है, ठीक है। कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। सो राइट आंसर है यहाँ पर जो से दिया गया है, ये से आपके अपादान का कारक चिन्ह है, ठीक है। अपादान का कारक चिन्ह बेटा क्या है, वो से है। सो यहाँ पर से अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अधिकरण की बात करें तो इसका कारक चिन्ह बेटा आपका में भी होता है, पर भी होता है। अगर कर्म की बात करें तो कर्ता ने को यहाँ पर कारक चिन्ह होता है। करण कारक में बेटा आपका से होता है, लेकिन ये जो से होता है ना, ये आपके जो है के द्वारा के भाव में दिया गया होता है। और मैं कहना चाहता हूँ बेटा कारक जो होते हैं ना, ये आपके कर्ता कर्म क्रिया में क्या करते हैं, तालमेल बिठाने का काम करते हैं, सामंजस्य बिठाने का काम बेटा कौन करते हैं, कारक करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर कारकों की बात करें तो बेटा 8 आपके हिंदी में कारक हैं, ठीक। डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि जिस समास में समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप, मतलब कह रहा वह समास जिसमें जो समस्त पद है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं। वहाँ पर एक्चुअली कौन सा समास होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष होता है या अव्ययी भाव समास होता है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया 12 नंबर के सवाल में। तो बेटा जहाँ पर ना क्रिया विशेषण के रूप में समस्त पद आपका दिया गया होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में आप जानते हो कि पूर्व पद क्या होता है बेटा, अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और प्लस इसी अव्यय की क्या होती है बेटा, प्रधानता होती है। वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है, जैसे यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है बेटा, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे कि आपका त्रिनेत्र हो गया,
चौराहा हो गया, वैसे त्रिनेत्र को आप लेकर के वहाँ पर बहुब्री में जाना चाहोगे, ठीक है, तो आपका चौराहा भी इसी में आता है। इसी तरीके से मतलब त्रिकोण हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो संख्यावाची बेटा क्या होता है, विशेषण होता है पूर्व पद, वो आपके उदाहरण होते हैं द्विगु समास के। द्वंद्व समास में बेटा क्या होता है, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं जिस समास में, वो बेटा द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समास ऐसे लिखा जाता है जैसे सुख दुख हो गया, लाभ हानि हो गया, ये बेटा आपके दोनों पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा, उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है, उत्तर पद की प्रधानता आपके तत्पुरुष समास में होती है, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आया। डेडिकेटेड वीडियो एक्चुअली, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सरकारी पत्र क्या कह रहा है बेटा, सरकारी पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्या अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक परिपत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा सरकारी पत्र की बात कर रहा है, सरकारी नौकरी करने जा रहे हो भैया, औपचारिक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर त्यारा का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है कि ससुर दिया गया है, इसका आपका तत्सम बताना है कि तत्सम क्या होगा। बेटा एक्चुअली तत्सम शब्द होते कौन से हैं, आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत के शब्दों का आप क्या करते हो, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हो, ज्यों का त्यों आप हिंदी में प्रयोग करते हो। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग आप ज्यों का त्यों हिंदी में करते हो, लेकिन होते वो आपके किसके हैं, संस्कृत के, तो वो बेटा क्या कहलाते हैं, वो आपके तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, संस्कृत शब्दों को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से विकृत कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ संस्कृत शब्दों का रूप अपने हिसाब से बदल डाला आपने, फिर हिंदी में प्रयोग करना शुरू किया, तो वो बेटा आपके क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। क्लियर हो गया होगा। मोस्टली वर्तमान में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर आपके तद्भव रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, है ना, वही कह रहा। ससुर जी यहाँ पर दिया गया, इसमें तत्सम पूछा गया, तो बेटा इसका राइट आंसर होगा स्वसुर। सो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, तो काम चला लेना, दोनों सही हैं, ठीक है। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, है ना, वही। चलो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है अमृत और विष किसकी रचना है। अमृत और विष बेटा किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका आ से अमृत है, आ से अमृत है, और आ से अमृतलाल नागर है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। अमृत और विष किसकी रचना है, अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा, विनम्र का विशेषण भेद बताइए। मतलब कह रहा है जो विनम्र यहाँ पर दिया गया है, एक्चुअली विशेषण के किस भेद में आता है। मन में प्रश्नों का विशेषण क्या होते हैं, विशेषण बेटा आपके संज्ञा हो या फिर सर्वनाम, इनकी विशेषता बतलाने वाले शब्द बेटा आपके विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो भी विशेषण होते हैं वो क्रिया विशेषण के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो विनम्र का विशेषण भेद बताना है। एक्चुअली विनम्र किस प्रकार के विशेषण भेद में आता है, क्या ये गुणवाचक है, तो हाँ भैया गुणवाचक में आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो कह रहा है कि सर्वनाम बेटा जो होता है ना, सर्वनाम, नाम सर्वनाम, लेकिन काम विशेषण का, समझिएगा, नाम सर्वनाम काम विशेषण का मतलब कह रहा है जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके बेटा क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। दैट क्लियर। दोष बोधक में बेटा दोष के बारे में बताया जाएगा, काल बोधक में काल या समय के बारे में बताने का काम जो विशेषण करेंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर विनम्र बेटा गुण है, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला तुम्हारे पीछे 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 चला आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वाक्यांश के लिए शब्द का चुनाव करना है। तो प्रतिगामी बोलते नहीं है, अनुगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुगामी। जो तुम्हारा अनुसरण करे, जो तुम्हें फॉलो करे, वो वाला फॉलो नहीं जो आजकल तुम लोग करते हो, सुधर जाओ पीटे जाओगे। बेटा अनुगामी वो होता है अनुसरण करने वाला, मतलब किसी गुरु की जो भी उसके जो है दिशा निर्देश है, जो भी उसका ज्ञान है उसको अनुसरण करने वाला, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, हाँ। तो वो बेटा अनुगामी होता है, ठीक है। पश्चगामी पीछे पीछे चलने वाला, इससे मतलब नहीं होता। अग्रगामी आगे आगे सब है नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अधजल गगरी छलकत जाए अक्सर होता है बच्चों में भी और बच्चियों में भी, अधजल गगरी छलकत जाए। ज्ञान तो थोड़ा है लेकिन छलकाएंगे ऐसा जैसे भैया इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं। दुनिया में सब कोई ज्ञानी है और दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, ठीक।
मानो तो मानो है, न मानो तो न मानो। ठीक, अधजल गगरी छलकत जाल। लोकोक्ति है। लोकोक्ति बेटा अपने आप में पहली बात तो समझो क्या होता है, एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति बेटा अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति अपने आप में क्या होता है, पूर्ण वाक्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा है आपसे किया गया, गगरी को पूरा भरा ही जाना श्रेष्ठ है, मतलब नहीं है। अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन, हाँ अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, यही तो कह रहा है जल गगरी छलकत जाए। ज्ञान है नहीं लेकिन विज्ञान लगा लगा के सामने वाले को फंसा रहते हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। जल गगरी छलकत जाए एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ कौन सा बेटा, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से अशुद्ध भाग का चयन करना। 4 भाग दिए गए हैं, कौन सा अशुद्ध है, एक्चुअली कहाँ सही होना चाहिए। समय का, बिल्कुल सही बात है। सदुपयोग द्वारा, अच्छा समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। सदुपयोग तो सही है, देवता भी सही है, ये पहले वाला गलत है। एक्चुअली क्या है, समय का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए समय के, ध्यान समझना, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, का की जगह में के होना चाहिए। संबंध ठीक ठाक दिया नहीं गया, का की जगह में के होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध है। 19 का ए वाला बिल्कुल सही हो गया भैया। यहाँ से हमारा काम बन गया, अब हम बढ़ जाएंगे आगे। अगला सवाल है, रविंद्र का संधि विच्छेद करना है। संधि को समझो। संधि बेटा आपके 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। संधि 2 समीपवर्ती वर्णों का बेटा क्या होती है, मेल होती है। संधि 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है, उसके बाद विकार परिवर्तन बदलाव होता है। डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, जाकर के सब कुछ कर डालो। तो संधि बेटा अगर बात करें हिंदी में, तो संधि बेटा आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आए विकार परिवर्तन हो, स्वर संधि हो जाएगी। दूसरी आपकी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए विकार परिवर्तन हो, व्यंजन संधि। विसर्ग के बाद में बेटा स्वर या व्यंजन आए विकार परिवर्तन, वहां पर व्यंजन संधि होती, वो विसर्ग होती है। ठीक है, तो रवि धन इंद्र को हम तोड़ेंगे, रवि मतलब रविंद्र को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, रवि धन इंद्र में टूट जाएगा। छोटा ही रहेगा, रवि धन इंद्र जहाँ पर दिया गया है, रविंद्र दिया गया। यहाँ पर आप एक चीज़ तो देख रहे हो, यहाँ की छोटी ई आ रही है, यहाँ की छोटी ई आ रही है, दोनों मिला करके क्या कर रही है, बड़ी ई बना रही है। ये मात्रा तो बड़ी ई वाली चली गई है ना यहाँ पर, तो बड़ी ई बना रही है, मतलब यहाँ पर दीर्घ हो गया है, मतलब दीर्घ संधि है आपकी। और दीर्घ संधि बेटा आती किसमें है, ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत आती है। मैंने विस्तार जब जहाँ पर बताया डेडिकेटेड वीडियो में, वहाँ पर जाकर देखना। दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो पहली चीज तो यहाँ पर आपसे केवल विच्छेद पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, संधि को तोड़ना बेटा संधि विच्छेद कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। रवि धन इंद्र बिल्कुल सही है, जो मैंने तोड़ा है वही यहाँ पर भी टूटी हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगर पूछे संधि कौन सी है, तो यहाँ पर बेटा आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है, तो बेटा स्वर संधि के अंतर्गत आती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो चुका है। अगला सवाल है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये पंक्तियां बेटा दी गई हैं। इसमें कह रहा है कि चरण कमल जो दिया गया है, इसका अर्थ एक्चुअली क्या है। चरण कमल का अर्थ क्या है कि जो चरण है, चरण मतलब यहाँ पर पैर, चरण मतलब क्या है बेटा, पैर की बात कर रहा है। और कमल जो आपका कमल पुष्प होता है ना, कमल फूल होता है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब चरण पैरों को क्या कमल की तरीके बता रहा है, या कमल को चरण की तरीके बता रहा है, इसका अर्थ बताना है। पैरों पर कमल का फूल, ये कोई बात नहीं हुई, चढ़ा थोड़ी न रहे हैं। ठीक है, अगला कह रहा है पैर और कमल का फूल। पैर और कमल मतलब क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, कमल के फूल जैसे पैर। हाँ, ये जा रहा है बिल्कुल सही, कमल के फूल जैसे पैर हैं। क्या बात है, सुंदर सुंदर है ना। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर जो चरण कमल दिया गया है ना, वही कह रहा है कि इसमें कमल के फूल जैसे चरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि अन्वेषण एक शब्द दिया गया है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। मैंने बेटा क्या किया, एक मूल शब्द को मैंने उठा लिया और इसके बाद में मैंने कुछ चिपका दिया, बाद में कुछ मैंने चिपका दिया। तो वो क्या था, जो जिसको मैंने चिपकाया था वो बेटा प्रत्यय था। मैंने क्या किया, मूल शब्द के पहले कुछ चिपका दिया, तो वो क्या चिपकाया बेटा, उसे उपसर्ग के नाम से जाना जाएगा। मतलब मूल शब्द के पहले कुछ भी जोड़ोगे उपसर्ग हो जाएगा, बाद में जोड़ोगे तो वो प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर बेटा अन्वेषण लिखा गया है, तो इसको मैं तोड़ता हूँ, अनुधन एसड़ में टूट जाएगा। और यहाँ पर एसण क्या है बेटा, ये आपका एक मूल शब्द दिया गया है, और यहाँ पर जो अनु दिया गया है, पहले आपने क्योंकि चिपकाया है इसलिए आपका उपसर्ग कहलाएगा। अनु है, छोटा वाला अनु है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए नहीं भाई, ध्यान से देखो, अन है अनु है। ऑप्शन नंबर बी 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। छंद की रचना किससे होती है। अरे छंद की रचना किससे होती है, छंद जानते हो ना, मतलब खुश कर दे आपको पढ़ने पे, तो समझ लेना वो छंद होता है। यति गति
और तुम्हारी सही कर दे मति, वो आपका बेटा छंद होता है। तो स्वर के समायोजन से बनता है नाना, गणों के समायोजन से छंद बनता है, क्योंकि गणों के समायोजन से छंद बनता है। आप जानते हो यमाता राजभान सलगा, क्या जानते हो? यमाता राजभान सलगा मतलब यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ लघु और गुरु। ठीक, तो ये इस तरीके से, तो ये गण हैं। गण हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गण हैं? 8 गण है। इन्हीं 8 गणों के समायोजन से काम चलता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया 23 नंबर वाले सवाल का। चलो अगले सवाल पर बेटा, अगला प्रश्न दिया गया है कि रसनिधि, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि एक्चुअली किस कवि का उपनाम है? ये आपके ऑप्शन दिए गए बेटा। 24 का ऑप्शन नंबर डी है। पृथ्वी सिंह को एक्चुअली में रसनिधि के उपनाम से भी जाना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का बेटा प्रथम प्रामाणिक आलाउदल रामलला नैसू, रामलला नैसू तो बेटा आपके किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है, आला उदल तो भैया आला उदर बड़े लड़ैया कहाँ धरी भौजी तलवार, है ना। इस तरीके से बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। अब वो सही है गलत है वो नहीं पता। आला उदल हो गया बेटा, यहाँ पर सही हो गया। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का नाम जानते हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? 25 नंबर का सवाल। सो राइट आंसर बेटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, मदन द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मदन के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कर्ता भैया लापता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वाच्य कौन सा है? हिंदी में अगर हम बेटा वाच्य की बात करें तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक आपका बेटा कर्तवाच्य होता है, दूसरा आपका बेटा कौन सा होता है? कर्मवाच्य होता है, तीसरा वाला बेटा भाववाच्य होता है, जिसमें भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता। सो कर्ता वाला कर्त, कर्म वाला कर्म, भाव वाला भाव, जिसकी प्रधानता वही वाला हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो है इसलिए ज़्यादा नहीं जाऊंगा। यहाँ पर कह रहा है मदन द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मदन द्वारा यहाँ पर बेटा कर्म की अवस्था में दिया गया है। सो यहाँ पर 26 में ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है वो बेटा भाववाच्य होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में दिया गया है? मतलब एक बात ध्यान रखना बेटा, जो लिंग होते हैं ना, इसी से तो पता चलता है एक्चुअली ये पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति का। नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सल्यूशन का पता नहीं, पहचान ही ना पाओगे भैया कौन से कौन लिंग वाला है। सो लिंग क्या करते हैं? स्त्री पुरुष होने का बोध करवाते हैं। अगर इसकी पहचान करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा? आप विशेषण का प्रयोग करके देख लो। अगर बेटा हम हिंदी में, हाँ लिंग की बात समझ लो, हिंदी में बेटा 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक आपका पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग पुरुष जाति को बताता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति को बताता है। ठीक है, ओके। तो बेटा क्या करना है ना, विशेषण प्रयोग करके देखना है। जो भी आपका शब्द दिया गया है जिसके बारे में आपसे लिंग जानना चाहता है, उसके पहले आप क्या करोगे? विशेषण का प्रयोग कर लेना बस। अगर बेटा पुरुषवाचक वाला विशेषण प्रयोग कर लिया तो पुल्लिंग हो जाएगा। अब स्त्रीवाचक वाला तुमने विशेषण यूज कर लिया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सिलाई, बोले यार ये कपड़े में कैसी सिलाई है? बड़ी अच्छी सिलाई है। अगर इसके पहले मैं लगा रहा हूँ अच्छी सिलाई, पहले लगा रहा हूँ बाद में नहीं लगा रहा हूँ, पहले लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी सिलाई, फिट बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें तो स्त्रीलिंग वाला रहेगा। बनावट, बोले कैसी बनावट है भाई, ये बनावट कैसी है कह रहा है। सो यहाँ पर ये भी आपका स्त्रीलिंग में जाएगा। बचपन, बोले कैसा बचपन? बचपन बड़ा अच्छा था, बड़ा खुशहाल बचपन था। तो यहाँ पर अच्छा दिया गया बेटा, पुल्लिंग वाला है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था। ठीक है, ये पंक्तियां आखिरकार किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर महादेवी वर्मा। ये आपसे पूछा गया। सवाल नंबर बेटा आपका 28 है। ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनकी बेटा रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगर बेटा बात करें महादेवी वर्मा के, तो अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, इनकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने है, जय गिरी चरण देई हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। क्या बात है भाई,
जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। इन पंक्तियों में एक्चुअली रस कौन सा है? बेटा किसी काव्य को आप पढ़ते हो ना, किसी नाटक को देखते हो, किसी मूवी को देखते हो, जो भी आनंद की अनुभूति होती है ना, आनंद की, दुख की भी हो सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकता है, वो बेटा आपका क्या होता है? वो एक्चुअली आपका रस होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हनुमंता और तुरंता पाताल, मतलब यहाँ पर एक बात तो भैया अद्भुत वाली अवस्थाएं 29 के सवाल में दी गई है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीर रस में बेटा उत्साह होता है, स्थायी भाव। अगला सवाल लास्ट है, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय निर्धारित होता है, मतलब जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर बेटा उसे हम काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि काल का मतलब ही होता है एक्चुअली समय, कि समय आपका भूत में हुआ है या वर्तमान में हुआ है या भविष्य की बातें कर रहा है, तो काल का मतलब समय होता है। इतनी सी कथा कहानी जो लिखी हुई है इसका मतलब सिर्फ काल से है। बेटा ये वीडियो आपका समाप्त हो चुका है। आपने 30 में से स्कोर कितना किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बंदे की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन, क्योंकि मैंने एक भी मिनट क्या आधे मिनट का समय बर्बाद नहीं किया, नॉन स्टॉप चला हूं तो मेहनत के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय।